हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास है 39 और इसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की के सिद्धांत। इन तीनों के सिद्धांत को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कराएंगे जो आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आपका कहीं पे भी नहीं गया। रीट एग्ज़ाम में देखना आप 101% इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा। ओके, जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ स्टार्ट करते हैं हम स्टार्ट करते हैं वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो आपकी क्लास है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। वाइगोत्स्की जीन पियाजे से प्रभावित थे लेकिन सैद्धांतिक मतभेद थे। कि जो वाइगोत्स्की हैं वो जीन पियाजे से क्या थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, लेकिन उनके क्या थे, सैद्धांतिक बहुत सारे मतभेद थे। ठीक है, इसमें आता है आपका कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में परिपक्वता को महत्व माना। कि जो पियाजे हैं उन्होंने किसको महत्व माना, उन्होंने परिपक्वता को विकास में। लेकिन जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने सामाजिक कारक और भाषा को महत्वपूर्ण माना। ये एक तरह से हम इसमें अंतर भी बोल सकते हैं। और सैद्धांतिक जो मतभेद थे वो यही थे कि जो पियाजे हैं वो बोलते हैं कि संज्ञानात्मक विकास को क्या माना, इन्होंने परिपक्वता माना, लेकिन वाइगोत्स्की ने क्या माना, सामाजिक कारक या भाषा को महत्व इसमें देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पियाजे संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति, शिक्षक की भूमिका को महत्व नहीं देते। पियाजे अपने संज्ञानात्मक के विकास में किसको, संस्कृति और शिक्षक की भूमिका को महत्व नहीं देते, जबकि जो वाइगोत्स्की हैं वो इनको महत्व देते हैं। ठीक है, आगे आपका आता है इसमें कि पियाजे संज्ञानात्मक स्तर को एक मानते हैं, लेकिन जो वाइगोत्स्की हैं उनका मानना है कि बच्चे स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं। वाइगोत्स्की से सहायता प्राप्त कर वे क्या कर सकते हैं या अंतर है, ये किसने कहा, ये कहा वाइगोत्स्की ने। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें कि पियाजे निजी संभाषण को अपरिपक्व तथा आत्म केंद्रित मानते हैं, लेकिन जो वाइगोत्स्की हैं वो आरंभिक जो बाल्यावस्था होती है उसको चिंतन का एक महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। तो इससे क्लियर हुआ आपको वाइगोत्स्की का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। लेकिन जो वाइगोत्स्की हैं उसने कौन सा सिद्धांत दिया था, ये तो था कि वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कि क्या क्या डिफरेंसेस थे वाइगोत्स्की और जो पियाजे हैं इनमें। लेकिन वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसको नोट करके लिखना आप। तो जो वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत है, इसमें वाइगोत्स्की ने कहा है कि जो बालक है, ठीक है, कि कोई क्या है, बालक है, बालक का जो हर प्रकार का जो विकास हो रहा है, जो बालक है उसका जो किसी भी तरीके का विकास हो रहा है उसमें समाज का विशेष योगदान होता है। ऐसा कौन बोलते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं कि अगर बच्चे का किसी भी हर प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान रहता है। उन्होंने बताया है कि समाज से अंत्यक्रिया के फलस्वरूप ही उसमें विभिन्न प्रकार का विकास होता है। कि समाज से तब बालक की समाज से क्या हो रही है, समाज से तब अंतःक्रिया होती है तो बालक का विकास तभी होता है। और इसमें वाइगोत्स्की ने बताया कि जन्म के समय कि जो बालक होता है, जैसे बालक है, जन्म के समय जो शिशु होता है या जन्म के समय जो शिशु जो बालक होता है उसका जो व्यवहार होता है बालक का जन्म के समय, बालक बोलो या शिशु बोलो, उसका जो व्यवहार होता है वो क्या होता है, सामाजिक से क्या होता है, दूर होता है।
ठीक है, काफ़ी दूर होता है। और वो क्या होता है, अत्यधिक क्या होता है, स्वार्थी होता है। उसे केवल सिर्फ अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्या रहती है, एक तरह से ललक रहती है कि हाँ भाई, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब छोटा बच्चा होता है तो उसको क्या होता है, गुड्डे गुड़िया से खेलना, खिलौने, मूर्ति, निर्जीव जो पदार्थ होते हैं उनसे खेलना, या मनुष्य और सजीव प्राणी में कोई अंतर जो है वो नहीं समझ पाते। ठीक है, तो शिशु के सामाजिक संपर्क का जो दायरा होता है वो क्या होता है, बिल्कुल सीमित तो होता है। ये किसने कहा, वाइगोत्स्की ने कहा। फिर इसमें क्या होता है कि तब बच्चा बाल्यावस्था में पहुंच जाता है। ठीक है, कि कोई बालक है तब वो किस में पहुंच गया, बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में तब वो पहुंच जाता है तो वो क्या करता है, बाल्यावस्था में आ जाते तो वो कहाँ पे जाता है, विद्यालय में जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है, विद्यालय में जाना प्रारंभ करता है। अब उनका जो सामाजिक दायरा है, यहाँ पे जो उनका सामाजिक जो दायरा होता है वो कैसा हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। याद रखना है, तब बच्चा छोटा होता है, शिशु होता है, तो वो सामाजिकता से दूर रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो क्या करता है, बाल्यावस्था में आकर विद्यालय जाता है, अपने अड़ोस पड़ोसियों में जाता है, तो उसका जो सामाजिक दायरा होता है वो कैसा हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। ठीक है, इसके बाद वाइगोत्स्की ने बताया कि तब बालक किशोरावस्था में पहुंचता है। किशोरावस्था में तब वो पहुंचता है, तब क्या होता है कि तब उसके जो लिंग संबंधी चेतना में क्या आ जाती है, तीव्रता आ जाती है। जो लिंग संबंधी चेतना में क्या आ जाती है, तीव्र हो जाती हैं वो। तो किशोरावस्था में क्या होता है कि जो बच्चा है वो किस में रहने लग जाता है, समूह में रहने लग जाता है। किस में रहने लग जाता है, समूह में रहने लग जाता है। टोली या फिर गिरोह जो होते हैं उनको बना के उनमें, ठीक है, टोली जो बनाता है, गिरोह बनाता है, इन सभी तक तो सीमित नहीं रहता वो, बल्कि यह विद्यालय या फिर समूह, प्रांत, राष्ट्र जो होते हैं उनमें, उन तक भी वो व्यापक बन जाती हैं। उसके अंदर होती है समूह के प्रति जो उत्पन्न भावनाएं होती हैं उसके अंदर, वो एक टोली या गिरोह तक ही नहीं होती, बस समूह या टोली तक ही नहीं रहती, जबकि वो विद्यालय, समूह, राष्ट्र तक एक तरह से क्या बन जाती हैं, व्यापक बन जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि किशोरावस्था में जो बालक होता है उसके जो संवेग होते हैं, क्या होते हैं, संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था भी है। ठीक है, किशोरावस्था में ऐसा होता है। और इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बहुत सारी रुचियां होती हैं और सामाजिक संपर्क का जो क्षेत्र है वो भी बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाता है। तो इस तरीके से वो सामाजिक रुचि और सामाजिक संबंधों को भी प्रभावित करती हैं। ये किसने बताया था, वाइगोत्स्की ने। क्लियर हुआ। अब ये जो आपका वाइगोत्स्की हैं, ये सामाजिक विकास का सिद्धांत तो है, इसमें ये भी नोट कर लेना, सामाजिक संस्कृति। ठीक है, सामाजिक संस्कृति विकास का सिद्धांत है। अब इसके तहत क्या होता है, इस सिद्धांत के तहत इसमें 3 क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं इसमें, 3 क्षेत्र होते हैं। नंबर 1 होता है आपका समीपस्थ का विकास का क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं ZPD। ठीक है, सेकंड होता है आपका निजी भाषण, और थर्ड होता है आपका विश्वास पैदा करने वाला खेल। ठीक है, ये क्या है, ये इसके 3 क्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं ये इसके क्षेत्र, ये इसके 3 क्षेत्र हैं, ZPD, निजी भाषण और विश्वास पैदा करने वाला।
तो ये था हमारा वाइगोत्स्की का सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। ठीक है। सेकंड आता है हमारा संज्ञानात्मक विकास का अवस्थाएं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जो किसके अनुसार है, हमारी पियाजे के अनुसार हैं। एक बार इसका देखो, इसमें क्या है, इसको हम बस ये बोल सकते हैं कि जो आपका वाइगोत्स्की का सांस्कृतिक, ठीक है, कौन सा, सांस्कृतिक सामाजिक जो विकास का सिद्धांत है, तो इसमें क्या था, इसमें शॉर्ट में अगर समझोगे आप तो ये है कि वाइगोत्स्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के मुताबिक ये चीज़ था कि जो सामाजिक संपर्क और अंतःक्रिया से ही बच्चों के विचार और व्यवहार में बदलाव आया है। ठीक है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि सामाजिक संपर्क और अंतःक्रिया से ही बच्चे के विचार और व्यवहार में बदलाव आता है। ठीक है। ये वाइगोत्स्की का सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत है और यह सिद्धांत पियाजे के सिद्धांत से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के मुताबिक बच्चे अपने से बड़ों और ज्ञानी लोगों से सीखते हैं। ठीक है। और इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट और है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के आधार पर शिक्षा में क्या सुधार किया गया, शिक्षा में सुधार किया गया था इस सिद्धांत के बारे में। ठीक है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के आधार पर ही शिक्षा में सुधार किया गया था। तो जो फर्स्ट सुधार था इसमें ये था कि जो समावेशी जो शिक्षा है उसकी जो प्रथाएं हैं, समावेशी शिक्षा की प्रथा को क्या मिला, बढ़ावा। ठीक है, बढ़ावा दिया गया। सेकंड इसमें था, क्या सुधार किया गया था शिक्षा के क्षेत्र में, कि शैक्षिक सॉफ्टवेयर और डिजिटल शिक्षण वातावरण को विकसित किया गया था। किसको, शैक्षिक सॉफ्टवेयर और डिजिटल शिक्षण वातावरण को क्या किया गया था, विकसित किया गया था। ठीक है। और तीसरा सुधार ये था कि जो प्रारंभिक बचपन की शिक्षा में क्या किया था, इन्होंने खेल आधारित और बाल केंद्रित दृष्टिकोण इन्होंने अपनाया था। ये इम्पोर्टेंट है कि जो ये वाइगोत्स्की हैं, इन्होंने शिक्षा के सुधार में क्या किया था कि खेल आधारित और बाल केंद्रित दृष्टिकोण अपनाए। ठीक है। शिक्षा में इन्होंने खेल आधारित और बाल केंद्रित दृष्टिकोण को इन्होंने अपनाया था। इन्होंने कहा था कि बच्चे खेल के ज़रिए सीखते हैं और बच्चे अपने से बड़ों और ज्ञानी लोगों से जो हैं सीखते हैं। ठीक है। और जो बच्चे होते हैं वो जटिल कार्य को करते हुए भी अपने व्यवहार को विनियमित करने के लिए निजी संवाद का इस्तेमाल करते हैं। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना, बच्चे खेल के ज़रिए सीखते हैं और बड़े और जो ज्ञानी लोग होते हैं उनसे सीखते हैं। ये कहा था वाइगोत्स्की ने अपने संस्कृत और सामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत। ओके, अब आता है आपका पियाजे। आपका आता है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। इसमें जीन पियाजे ने कहा, इस विकास के अंदर कहा कि बच्चे कैसे सोचते हैं, बच्चे कैसे सोचते हैं। ठीक है। और कहा खोज करते हैं, कैसे खोज करते हैं, कैसे खोज करते हैं, और चीज़ों को समझते हैं कि कैसे चीज़ों को समझते हैं।
ठीक है। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास का मतलब ही यही है इसमें कि बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे खोज करते हैं और कैसे चीज़ों को सीखते हैं। यह ज्ञान, कौशल, समस्या समाधान स्वभाव का विकास है। इस सिद्धांत की जो खास बात है वो ये है कि इसमें जो बाल मनोविज्ञान और शिक्षा में एक अहम भूमिका है इस सिद्धांत की। और इसमें क्या था आपका कि जो बच्चे हैं वो शिशु अवस्था से किशोर अवस्था तक कैसे सीख रहे हैं, अपने आसपास की दुनिया को कैसे समझते हैं, ये सब आता है आपका जीन पियाजे के अंतर्गत। हर चरण में जो बच्चे की दुनिया के साथ सोचना या फिर बातचीत करने का एक अलग तरीका अपनाते हैं। ये आपका जो जीन पियाजे है इसमें जो स्कीमा है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है स्कीमा से रिलेटेड। स्कीमा, ठीक है। जो जीन पियाजे के मुताबिक जो स्कीमा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे बच्चा अनुभव करता है वे उसे समझाने और अपने मस्तिष्क में व्यवहार करने के लिए स्कीमा विकसित करते हैं। तो स्कीमा की बात जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत कही गई थी। ठीक है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चा जैसे अनुभव करेगा वैसे ही उसे समझने में और अपने मस्तिष्क को व्यवस्थित करने में स्कीमा जो है विकसित करते रहेंगे। ओके। अब जो जीन पियाजे हैं इसकी क्या है, इसके जीन पियाजे के बौद्धिक विकास की जो हैं वो 4 अवस्थाएं हैं। वो अवस्थाएं कौन सी हैं उनको देखते हैं। ठीक है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, कितनी हैं? 4 अवस्थाएं हैं, जिसमें हमारी प्रथम आती है, जिसमें हमारी फर्स्ट अवस्था आती है ज्ञानात्मक क्रियात्मक, या फिर उसको हम बोलते हैं संवेदी पेशीय अवस्था। ओके। तो यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में शिशु संज्ञानात्मक विकास 6 या उप 6 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। कि जो ये अवस्था है इसमें बच्चा क्या है, जन्म से 2 साल तक होता है और इसमें जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है वो 6 उप अवस्थाओं में से होकर गुजरती है। अब ये 6 उप अवस्थाएं कौन कौन सी हैं इसको देखो। कि पहली उप अवस्था क्या है कि जन्म से 30 दिन तक ये अवस्था होती है जो पहली वाली होती है। इस अवस्था में बालक मात्र प्रतिकृत क्रियाएं करता है बस। ओके। सेकंड आती है आपकी इसमें, सेकंड आती है आपकी दूसरी अवस्था में आता है कि 1 माह से लेकर 4 महीने तक का इसमें बच्चा होता है और इस अवस्था में वृत्तीय प्रतिक्रियाएं करता है। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड आता है कि 4 माह से लेकर 8 माह तक की अवस्था होती है। इसमें शिशु वस्तु छूने, उन्हें इधर उधर देखना या उलट पुलट करना शुरू कर देता है। ये आपने देखा होगा मोस्टली बच्चों में, हर किसी के घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो आपने ये चीज़ देखी होगी। ओके। नेक्स्ट आता है इसमें चौथी अवस्था में आता है इसमें कि 8 माह से लेकर 12 माह तक, मतलब 1 साल का बच्चा तक की होती है। इसमें शिशु वयस्कों का अनुकरण प्रारंभ कर देता है। एंड 5 आती है इसमें कि बच्चा 12 माह से 18 माह का हो जाता है। इसमें प्रयत्न त्रुटि के आधार पर सीखना शुरू कर देता है। जानने की प्रबलता जो है उसके अंदर क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट और लास्ट अवस्था आती है इसमें आपकी कि 18 माह से 24 माह, मतलब 2 साल के बच्चे तक की होती है ये। इसमें बालक चिंतन प्रारंभ कर देता है। संवेदी पेशीय अवस्था में 2 प्रमुख विशेषताएं भी पाई जाती हैं। फर्स्ट है वह अपनी क्रिया परिणाम के बीच संबंध कायम करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए है जैसे है थाली पीटकर आवाज़ सुनना, वह स्वयं को, और सेकंड है इसकी, वह स्वयं को वातावरण की वस्तुओं से अलग समझता है। बालक अपने अंगों कपड़ों में अंतर समझने लग जाता है। कौन सी अवस्था में? जो छठी उप अवस्था होती है उसमें। ठीक है। उसके बाद आती है सेकंड अवस्था, जिसको हम बोलते हैं
सेकंड आती है जिसको हम बोलते हैं प्राक सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो यह अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। कब होती है? 2 से 7 वर्ष तक की ये अवस्था होती है। पियाजे ने इसे 2 भाग में बांटा है। नंबर फर्स्ट है आपका प्राक प्रत्यात्मक और सेकंड आता है इसमें आपका अंत्यदर्शी अवस्था। तो जो फर्स्ट है इसमें क्या बोलते हैं ये कि यह 2 से 4 साल की अवस्था होती है। बालक संकेत चिन्ह मस्तिष्क में ग्रहण करते हुए उनका क्या करता है? प्रयोग करता है। ठीक है, बालक को जब छुपकर कोई आवाज़ लगाता है तो बालक के मन में उसकी प्रतिमाएं बनती हैं और आवाज़ लगा कि कौन आवाज़ लगा रहा है। बालक निर्जीव वस्तु को भी सजीव समझने लग जाता है, जैसे बादल या फिर हवा। ओके, उसके बाद आता है इस अवस्था में बालक स्वयं को महत्वपूर्ण समझता है, अपने आप को ही क्या देता है? इसमें इम्पोर्टेंस देता है। उसमें आत्म केंद्रिता का भाव आता है। बालक में संकेत, भाषा, शब्द तेजी से क्या होते हैं? विकसित होते हैं। तब 2 से 7 वर्ष का बच्चा होता है उसके अंदर। आगे इसमें आता है कि बालक को खेल खेल में सिखाया जाता है। ओके, 2 से 7 वर्ष की जो वस्तु होती है इसमें बालक को खेल खेल में सिखाएं तो बच्चा जल्दी से उस चीज़ को सीख जाता है। सेकंड अवस्था है इसकी अंत्यदर्शी अवस्था, जिसमें पियाजे कहते हैं कि यह अवस्था 4 से 7 वर्ष की होती है। बालक पहले अधिक तर्क करने लगते हैं, जैसे छोटे छोटे जोड़ घटाव गुना भाग करने लग जाते हैं। और इस अवस्था में बालक पलटावी गुण विकसित नहीं होता। जो पलटावी गुण जो है वो विकसित नहीं होता। जैसे बालक यह तो बता देगा 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, लेकिन 3 को अगर 9 से भाग करेंगे, 9 को अगर 3 से भाग करेंगे तो 3 होगा, यह बताना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये होता है अंत्यदर्शी। थर्ड नंबर की आती है इसमें, थर्ड नंबर की है इसमें मूर्त सक्रियात्मक या फिर ठोस सक्रियात्मक अवस्था। तो यह अवस्था 7 से 12 वर्ष की होती है। किससे? 7 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। बालक वस्तु को देखकर बड़ा छोटा बता देता है, लेकिन शाब्दिक रूप में समस्या का समाधान वो नहीं कर पाता। पूर्व की अपेक्षा इस अवस्था में क्रमबद्ध तर्क संगत अधिकता पाई जाती है। पलटावी गुण भी इसमें क्या हो जाते हैं? विकसित हो जाते हैं। लेकिन जो पहले वाली थी इससे अवस्था, उसमें क्या है? उसमें नहीं होते ये गुण विकसित। आगे इसमें आता है आपका कि बालक में लंबाई, भार आदि के आधार पर वस्तु को लगाने की क्षमता विकसित हो जाती है। एक तरह से कह सकते हैं मूर्त चिंतन करने लग जाता है। आत्म केंद्रित चिंतन को प्रवृत्ति कम हो जाती है उसमें। ठीक है, और फोर्थ आता है आपका इसमें औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ये कौन सी होती है? यह अवस्था 12 वर्ष के बाद की होती है। इसमें तार्किक चिंतन कर समस्या का समाधान भी वो करने लग जाता है। वास्तविक और अवास्तविक अंतर भी समझने लग जाता है। परिकल्पना विकसित करने की क्षमता भी इसमें विकसित हो जाती है बच्चे की। ठीक है, तो ये क्या थी? इसकी 4 अवस्थाएं थी संज्ञानात्मक या फिर बोल सकते हैं हम बौद्धिक विकास की। उसके बाद आता है इसमें थर्ड और लास्ट हेडिंग है ये हमारी, इसके अंदर कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। ओके, तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं। प्रत्येक स्तर की 2-2 अवस्थाएं बताई हैं इन्होंने। और जो कोहलबर्ग हैं का मानना है कि नैतिक विकास में इन अवस्थाओं का क्रम जो होता है वो निश्चित ही होता है। कोहलबर्ग ने प्रत्येक स्तर में आत्मन तथा प्रत्याक्षाओं के संबंध में भी अभिव्यक्ति की है। ओके, तो ये हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के जो स्तर हैं। तो इनमें फर्स्ट स्तर आता है हमारा, फर्स्ट स्तर आता है
प्राक या रूढ़िगत नैतिक का स्तर, या फिर हम उसको बोलते हैं पूर्व परंपरागत का स्तर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है आपका कि इस स्तर में ऐसे नियम का पालन किया जाता है जिनका निर्माण अन्य द्वारा भी किया जा सकता है। मानक दूसरे लोग ही तय करते हैं, इसमें सही या गलत का कोई भी विचार इसमें नहीं होता। और ऐसे नियम का पालन पुरस्कार पाने या फिर दंड से बचने के लिए किया जाता है। ये किस में आता है आपका, पूर्व परंपरागत अवस्था के अंतर्गत। अब इसमें भी क्या होता है, इसमें भी आपकी दो अवस्थाएं होती हैं इसके अंदर भी। फर्स्ट होती है आपकी दंड एवं आज्ञाकारी उन्मुक्ता। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बच्चे अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं दंड से बचने के लिए। सेकंड आता है इसमें साधनात्मक उन्मुख, कि बच्चे सहगामी प्यार पुरस्कार पाने के लिए प्यार पुरस्कार पाने के लिए ये तो व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ विनिमय अदला बदली का भाव देखा जाता है। बच्चे, इसमें क्या है, बच्चे सहभागिता और प्यार पुरस्कार पाने के लिए छल योजित व्यवहार करते हैं और अदला बदली का भाव इसमें देखा जाता है। ठीक है, सेकंड आती है इसमें जो जितनी भी स्तर है ना, उनकी अवस्थाएं हैं दो दो, तीन स्तर हैं तो तीन अवस्था की दो दो क्या हैं, दो दो उनकी तीन स्तर की दो दो क्या हैं, अवस्थाएं। सेकंड आती है आपकी, सेकंड है आपकी परंपरागत स्तर या रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इसमें आता है बालक दूसरों के नैतिक मानकों को अपने में आंतरिक करते हैं। ठीक है, और उन मानकों को सही या गलत निर्णय करते हैं, उस पर अपनी सहमति बनाते हैं, अपनी आवश्यकता के साथ साथ दूसरे की आवश्यकता का भी ध्यान देते हैं इसमें। ओके, अब इसकी जो अवस्थाएं हैं वो अवस्थाएं में क्या आता है कि फर्स्ट आती है परस्पर एक रूपता अभिमुखता का। इसमें क्या होता है, परंपरा को धारण करना, समाज के नियम के अनुरूप व्यवहार करना, समाज से अनुमोदन या बच्चे पाना चाहते हैं और अपने आप को अच्छा लड़का या अच्छी लड़की कहलाना पसंद करते हैं। ये आता है परस्पर एक रूप अभिमुखता के अंदर। अब इसका जो दूसरी अवस्था है ये है अधिकार संरक्षण अभिमुखता। इसमें क्या होता है कि अब जो बच्चे होते हैं वो उम्मीद की जाती है कि सामाजिक तथा कानूनी नियम के अनुरूप नैतिकता उनमें होनी चाहिए। ठीक है, अब थर्ड अवस्था आती है आपकी उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं उत्तर परंपरागत का स्तर। ठीक है, इसमें होता है इस अवस्था में बालक को नैतिकता आचरण स्वतः पूर्ण रूप से नियंत्रित होते हैं, अपने मूल्य किशोर नैतिक सिद्धांत के प्रक्षेप सुनिश्चित करते हैं और नैतिक विकास का यह जो स्तर है ये सबसे ऊंचा स्तर होता है। इसलिए वास्तविक नैतिकता भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वास्तविक नैतिकता भी उसको कहते हैं, वास्तविक नैतिकता भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी दो अवस्थाएं हैं। फर्स्ट आती है सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, जिसमें आपका आता है कि बालक उन व्यक्तित्व अधिकार या अधिनियम को महत्व देते हैं जो लोकतांत्रिक रूप से मान्य होते हैं, बहुसंख्यक लोगों के कल्याण के हित को महत्व देते हैं। ओके, उसके बाद आपका आता है सेकंड सार्वभौमिक नीति परक उन्मुख। इसमें क्या होता है कि किशोर स्वयं ही नैतिक नियम को महत्व देते हैं तथा अपनी निंदा से बचने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं इसमें। ओके, अब इसके आते हैं आपके कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है, क्या महत्व है। ठीक है,
तो इसमें आपका आता है कि शिक्षक को बालक के व्यवहार को समझने में अवस्था के ज्ञान से शिक्षक को इस बात की जानकारी होती है कि कुछ ऐसा व्यवहार हो जो समय के साथ परिवर्तित हो और उन्हें दंड देने की आवश्यकता भी ना पड़े। तो कॉलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत शिक्षा में महत्व इसलिए रखता है कि शिक्षक को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कुछ ऐसा व्यवहार है जो समय के साथ साथ क्या होता है, बिहेवियर जो है वो बदलता रहता है, उनको दंड देने की आवश्यकता नहीं होती। और शिक्षक बालक में अनुशासन स्थापित करने, कदाचार मुक्त परीक्षण कराने, समाज राष्ट्र के प्रति अनुशासित रखने में मदद कर सकते हैं। ये आता है नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत। ओके, तो यहाँ जो आपकी क्लास है वो होती है समाप्त। इसमें मैंने तीनों सिद्धांत को बता दिया है, इनकी अवस्थाएं बताती हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि भाई प्याजे की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, या इस तरीके से नहीं आता। क्वेश्चन आ जाता है कि कोई एक अवस्था का नाम दे देंगे, पूछ लेंगे इसमें बच्चा कौन कितने वर्ष का होता है। तो इस तरीके के क्या है क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम व्यक्तिगत विभिन्नता, जो हमारा टॉपिक है, एक लास्ट टॉपिक ही रह रहा है हमारा रीट एग्ज़ाम के सिलेबस का, CDP का। तो हम सिर्फ उस टॉपिक को क्लियर करेंगे। देन उसके बाद हम जो रीट एग्ज़ाम आपके जो प्रीवियस हुए हैं पेपर, जो हुए एग्ज़ाम पेपर, उनको सॉल्व करेंगे। और फिर देखना आप कि उन पेपर्स में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं जितना मैंने थ्योरी में कराया हुआ है। तो आप थ्योरी को भी अच्छे से पढ़ा करो और देन तब क्वेश्चन करेंगे तो उसको भी अच्छे से समझना। ठीक है, थैंक यू।